तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक समुद्री सफर की, एक ऐसे सफर की जिसके पीछे थी एक जबरदस्त भूख। और ये कोई मामूली भूख नहीं थी। ये एक ऐसी भूख थी जिसने, आप यकीन मानिए, दुनिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सवाल ये है कि कोई भला सिर्फ कुछ मसालों के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा। मतलब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो सवाल था जिसने उस जमाने में यूरोप के बड़े बड़े राजाओं की रातों की नींद उड़ा रखी थी और न जाने कितने नाविकों को सीधे सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया था। अब जरा सोच कर देखिए, एक तरफ था 15वीं सदी का यूरोप, जहां लोगों की प्लेट में क्या होता था? बेस्वाद, उबला हुआ या फिर सड़ने से बचाने के लिए बस नमक में लपेट कर रखा गया मांस। और वही दूसरी तरफ था हमारा भारत, एक ऐसी जादुई दुनिया जहां काली मिर्च, लौंग और दालचीनी जैसे मसाले थे जो किसी भी बेजान से खाने में सचमुच जान डाल देते थे। तो फिर दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि इस पूरे मसाले के व्यापार पर सदियों से अरब व्यापारियों का कब्जा था, उनका एकाधिकार था। वो भारत से सस्ते में खरीदते और यूरोप में सोने के भाव बेचते थे। और जमीन का जो रास्ता था, उस पर उस्मानिया साम्राज्य की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। अब इस बात से यूरोप के राजा एकदम बौखलाए हुए थे। उनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो था खौफनाक अनजान समंदर का। तो कई लोग पहले भी कोशिश कर चुके थे, पर सब नाकाम रहे। अब जरूरत थी एक ऐसे हीरो की, नहीं, एक ऐसे जिद्दी इंसान की, जो उस अनजान समुंदर की हर चुनौती का सामना करने का दम रखता हो। जैसे इससे पहले 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज नाम के एक नाविक ने हिम्मत तो की थी। वो अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच भी गया, लेकिन वहां उसे ऐसे भयानक तूफानों ने घेरा, ऐसे तूफान कि उसने उस जगह का नाम ही रख दिया केप ऑफ स्टॉर्म्स, मतलब तूफानों का अंतरीप। और वो बेचारा डरकर वहीं से वापस लौट गया। और फिर मैदान में उतरा वास्को डी गामा, एक ऐसा नाविक जो जिद्दी भी था और थोड़ा सनकी भी, और शायद इसी मिशन के लिए बना था। उसने पुर्तगाल के राजा मैनुएल प्रथम से सीधा कहा, अगर समंदर ने मुझे नहीं निगलाना तो मैं पूरी दुनिया का व्यापार आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। क्या जबरदस्त वादा था। और बस यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने सब कुछ बदल दिया। तो तारीख थी 8 जुलाई 1497। जब जहाज़ों ने लंगर उठाया तो किनारे पर कोई जश्न नहीं मन रहा था, कोई तालियां नहीं बजा रहा था। लोग तो छाती पीट पीट कर रो रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वो अपने लोगों को अलविदा नहीं कह रहे, बल्कि उन्हें सीधे यमराज के पास भेज रहे हैं, वो भी वन वे टिकट पर। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही जहाज खुले समंदर में पहुंचे, अटलांटिक महासागर ने अपना असली खौफनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया। लहरें ऐसी उठ रही थीं जैसे कोई 10 मंजिला इमारत हो। जहाज ऐसे चमरा रहे थे मानो कोई समुद्री दैत्य उनकी हड्डियां चबा रहा हो। और इन सबके बीच एक खामोश दुश्मन ने जहाज पर हमला बोल दिया। उस दुश्मन का नाम था स्कर्वी। ये एक ऐसी भयानक बीमारी थी जो शरीर को अंदर से गला देती थी। नाविकों के मसूड़ों से खून बहने लगा, उनके दांत सड़ सड़ कर गिरने लगे। हालत ये हो गई थी कि हर रोज किसी न किसी साथी की लाश को समंदर में फेंकना पड़ रहा था। अब बचे हुए नाविकों का सब्र और हिम्मत दोनों जवाब दे चुके थे। उन्होंने कहा, हमें नहीं चाहिए भारत, हमें कोई सोने की चिड़िया या मसाले नहीं चाहिए, हमें तो बस जिंदा अपने घर वापस जाना है। अब किसी भी और कैप्टन की जगह कोई और होता तो शायद मान जाता, लेकिन ये वास्को डी गामा था। उसकी प्रतिक्रिया तो और भी हैरान करने वाली थी। उसने अपनी तलवार निकाली और जहाज पर दिशा बताने वाले जितने भी उपकरण थे, सारे के सारे उठाकर समंदर में फेंक दिए। और फिर वो चिल्लाया, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है, या तो हम भारत पहुंचेंगे या फिर ये समंदर ही हमारी कब्र बनेगा। अब सोचिए, ये पागलपन नहीं तो और क्या था। और इसी पागलपन और जिद के सहारे वो उसी जगह पहुंचे, अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर, जहां से डियाज डरकर भागा था। कई दिनों तक मौत से जंग चली और आखिरकार वास्को डी गामा की जिद प्रकृति के तूफानों पर भारी पड़ गई। उसने तूफानों के अंतरीप को जीत लिया और उसका नाम बदल कर रख दिया केप ऑफ गुड होप, यानी आशा का अंतरीप। मौत का दरवाजा टूट चुका था और हिंद महासागर का रास्ता अब खुल गया था। तो मौत के मुंह से निकलकर महीनों के इस भयानक सफर के बाद जब बचे कुचे नाविक आखिरकार अपनी मंजिल के करीब पहुंचे, तो जहाज पर माहौल एकदम बदल गया। अब खौफ की जगह हैरत और उम्मीद ने ले ली थी।
ये तारीख थी 20 मई 1498। हवा का एक झोंका आया और अपने साथ वो खुशबू लाया जिसके लिए उन्होंने मौत का समंदर पार किया था। चंदन, इलायची, काली मिर्च की महक। सामने जब कोहरा छटा तो नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दिए और दूर मंदिरों से घंटियों की मीठी आवाज सुनाई दे रही थी। जी हाँ, वो भारत पहुंच चुके थे, कालीकट के तट पर। डी गामा ने शायद सोचा था कि वो किसी पिछड़ी आदिम जगह पर आया है, लेकिन जब उसने कालीकट के बाजार में कदम रखा तो सच में उसके होश उड़ गए। ये कोई पिछड़ी जगह नहीं थी, ये तो व्यापार की एक वैश्विक महाशक्ति थी। बंदरगाह पर दर्जनों देशों के व्यापारी थे। हर तरफ रेशम, कीमती पत्थर और मसालों के तो जैसे पहाड़ लगे हुए थे। और फिर हुई कालीकट के महान शासक जैमोरिन से मुलाकात। और ये मुलाकात एक अजीब सा नज़ारा थी। एक तरफ जैमोरिन जो सोने के सिंहासन पर बैठे थे, रेशम और हीरो से जड़े कपड़े पहने थे, और दूसरी तरफ डी गामा ने उन्हें तोहफे में क्या दिया? कुछ ऊनी टोपियां, पीतल के बर्तन और शहद के जार। ये देखकर वहां मौजूद दरबारी तो अपनी हंसी ही नहीं रोक पाए। इन मजाकिया तोहफों के बावजूद जामोरिन ने अपनी मेहमान नवाजी नहीं छोड़ी। उन्होंने अतिथि देवो भव की अपनी भारतीय परंपरा का मान रखा, इन विदेशियों का स्वागत किया और उन्हें यहाँ व्यापार करने की इजाज़त दे दी। ये एक ऐसी दरियादिली थी जिसके नतीजे बहुत बहुत गहरे होने वाले थे। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि ये जो सफल यात्रा थी ना, ये असल में एक खजाना नहीं बल्कि एक आफत का पिटारा खोलने वाली थी। इस खोज ने व्यापार के नहीं बल्कि एक नए और खूनी दौर की शुरुआत कर दी थी। जब डी गामा वापस लौटा और हिसाब लगाया गया तो नतीजा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सारे खर्चे निकालने के बाद भी मसालों की सिर्फ उस एक खेप से 64 गुना का मुनाफा हुआ। 64x! ये रकम इतनी बड़ी थी कि इसने पूरे यूरोप में लालच की एक ऐसी आग लगा दी जो बुझने वाली नहीं थी। और ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। भारत मिल गया, कुबेर का खजाना हाथ लग गया। बस फिर क्या था? स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, हर कोई अपने जहाज लेकर समंदर में कूद पड़ा। एक होड़ सी मच गई। सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था, भारत। और इसके बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। शुरुआत हुई व्यापारिक चौकियों से, फिर धीरे धीरे ये चौकियां तोपों वाले किलों में बदल गईं। अब यूरोपीय ताकतों में आपस में ही लड़ाई होने लगी। उन्होंने भारत के स्थानीय राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते व्यापार, विजय और उपनिवेशवाद में बदल गया। तो नतीजा क्या हुआ? भारत का जो शांतिपूर्ण समुद्री तट था वो एक युद्ध का मैदान बन गया। जो व्यापार था वो एक संगठित लूट में बदल गया। और दुनिया का जो सबसे अमीर देश था उसे धीरे धीरे खोखला कर दिया गया। इस एक सफर ने भारत पर सदियों तक ना भरने वाला एक औपनिवेशिक जख्म छोड़ दिया। ये रास्ता व्यापार के लिए नहीं बल्कि यूरोपीय साम्राज्यवाद के लिए खुला था, जिसने भारत की कमर तोड़कर रख दी। लेकिन एक बात सोचने वाली है, क्या भारत को खोजा जा सकता है? वास्को डी गामा ने भारत की जमीन तक पहुंचने का एक समुद्री रास्ता जरूर खोजा था, लेकिन भारत की जो असली आत्मा है, जो सनातन है, उसे कोई नहीं जीत सका। और वही आत्मा 15 अगस्त 1947 को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने अंगड़ाई लेकर जाग उठी। तो आखिरी सवाल यही है, क्या सोने की चिड़िया को हमेशा के लिए पिंजरे में कैद किया जा सकता है या फिर सिर्फ कुछ वक्त के लिए उसकी उड़ान को रोका जा सकता है?